फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो बच्चों स्वागत करता हूं आप सबका मेरी इस सीरीज में, जिसमें टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, उनके कंसेप्ट, उनके न्यूमेरिकल एंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। विद इन 30 डेज आपको ये रिवीजन मैं कंप्लीट करा के दूंगा। वैसे तो ये जेई मेंस वाले बच्चों के लिए जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में हमारा टारगेट है कि भाई उसको हमने क्रैक करना है, अगर इस सीरीज को आप फॉलो करोगे। बट जो नीट का बच्चा है वो उसका यूज करता है अपनी बेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन का माइंडसेट समझने के लिए और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने के लिए, राइट। और जो बोर्ड एग्जाम का बच्चा है उसके बोर्ड एग्जाम में ना कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व कर सकते हैं अमेजिंग तरीके से, तो आपका डर फिनिश हो जाएगा बच्चों। तो आज हम निकल पड़े हैं यार एक नई चैप्टर के साथ, और टॉप 15 ये चैप्टर है जहां से जेईई मेन वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, राइट। तो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट की, राइट। तो देखो यहां पे जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हम टॉप 15 चैप्टर हमने सेलेक्ट करे हैं जहां से 80% न्यूमेरिकल वहीं से आए हैं, तो उन्हीं की डिस्कशन जब आप करके जाओगे कम समय में बेस्ट तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। और इस सीरीज का मेन मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, सिलेबस टेक कहाँ होती है वो पता चलेगा, कैलकुलेशन कैसे फास्टेस्ट तरीके से करनी है वो भी पता चलेगा। ओके बच्चों, तो जितने भी चैप्टर हो चुके हैं यूट्यूब पे जाके यूकन फिजिक्स आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम डेली आपको मिलेगी और यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली मिलती रहेगी, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू आप अपने एंट्रेंस में बहुत बेस्ट स्कोर करने वाले हो, ठीक है। चलो तो देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और जल्दी से इसको सीखते जाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन, और कंप्लीट चैप्टर हमारा रिवाइज होएगा। कितना मजा आने वाला है, मतलब सीख भी लिया, अप्लाई भी कर लिया, और कहां गलती कैसे होती है वो भी पता चल जाएगा, जिससे इन द मेन एग्जाम हमारे से कोई गलती भी ना हो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम 25 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। मतलब सबसे पहले मैं बता दूं, दो बॉडी है जिनका मास पहली का इतना है और दूसरी का 25 ग्राम है, लेकिन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम दे रखी है। यार मास और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करा रहा है, चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो उनके मोमेंटम का रेशियो निकालना है। ओहो, अगर आप ध्यान से देखें ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुके हैं, नीट में भी, जेईई मेंस में, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये तो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है, आप कर सकते हैं। आपने बहुत बार बच्चों पढ़ा होगा, जब भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को की वो साइमल्टेनियसली बात करें तो देयर इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट इज के p²/2m। और ऐसा हो नहीं सकता कि इसका यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, बहुत कम चांस होते हैं। यहाँ हो जाएगा, 12th क्लास में भी ये यूज हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में हो जाएगा, या फिर दूसरे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में यूज हो जाएगा, वर्क एनर्जी इसमें तो ऑब्वियसली हो गई होगा, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास तीनों के तीनों इसमें रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब कर लेंगे यार, मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, तो रेशियो बना लो k1/k2 दैट इज p1/p2, और इसका कर दो होल स्क्वायर है। मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m2 ऊपर जाएगा, m1 नीचे आएगा, ये सेम है दैट इज 1, तो दैट इज p1², और ये हो गया आपका p2²। और मास m2 कितना है 25, और ये कितना है सर 4। हमें तो p1/p2 का रेशियो चाहिए, तो 4 इधर लाओ, 25 नीचे लाओ, तो बच्चों p1/p2 आ जाएगा अंडर रूट में 4/25। इतना तो आप समझ जाएंगे, और यहां से बाहर आएगा 2/5। दिस इज योर आंसर। तो देखो क्वेश्चन तो हो गया, कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। तो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो इनमें से हो सकता है मोमेंटम पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी देके, मास देके, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो बस ये रिलेशन पे आप फोकस करें। अगर पी निकालना चाहते हो यहाँ से √2m k, याद करो बहुत जगह यूज होता है ना, ये मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ द पार्टिकल। अब याद करो, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखूं मैं, h/p होती है, और मोमेंटम जो होता है, हालांकि जो मोमेंटम होता है वो mv होता है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख रहा है, अगर आप वेलोसिटी आपको नहीं दे रखी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप लिख सकते हैं √2m k। और ये बहुत फेमस है, मतलब इससे रिलेटेड मैंने जानकारी एडिशनल आपको दे दी है, क्योंकि मेरा मकसद आपको रिवाइज कराना, वो सारे कॉन्सेप्ट जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करना है भाई लोग, है कि नहीं बॉस। चलो भाई आप समझ गए होंगे, और इस टाइप का कैटेगरी कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो धुरंधर खिलाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जाए, और नया कॉन्सेप्ट क्या है उसमें वो भी देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी चेक करेंगे। अच्छा सर ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन अ रीजन ऑफ स्पेस दैट इज गिवन बाई, दैट इज u इक्वल टू समथिंग समथिंग, दिस इज 2x² + 3y³
प्लस 2z। ये पोटेंशियल एनर्जी है, x पे भी डिपेंड कर रही है, पोजीशन y पे भी और z पे भी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है और एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है, तीनों पे कर रही है, x y z पे। ओहो, ये तो कमाल हो गया। हियर x y एंड z आर इन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। वाहियात आसान क्वेश्चन। यानी एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट पर रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, मतलब ये x की वैल्यू लेंगे, ये y की और ये z की, है ना। एक पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन उस फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है। क्यों सर? बच्चों याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और फोर्स पूछे, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, माइनस du ओवर dr, ठीक है, r, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो r का फंक्शन होगी। डन डन डन। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आर का मतलब ये देखो, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं, राइट। तो अगर ये हमें केवल x के टर्म्स में गिवन होता तो केवल हम fx को लिखते हैं माइनस du ओवर dx, और अगर केवल y के टर्म्स में होता तो माइनस हम इसको डिफरेंशिएट करते y के रिस्पेक्ट में, और अगर z होता केवल z तो हम लिखते du ओवर dz। मतलब यू हैव टू रिमेंबर, जो फोर्स होता है उस पार्टिकल पे एक्ट करने वाला, वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में गिवन होगा, और माइनस साइन जरूर याद रखना है। लेकिन जब नेट फोर्स निकालूंगा, अगर तीनों ही वेरिएबल है तो तीनों फोर्स निकालने पड़ेंगे, और नेट फोर्स निकालने के लिए तो आपको पता है Fx I कैप, Fy J कैप और Fz K कैप। लेकिन हमारे से नेट फोर्स नहीं पूछा, उसने बोला केवल x कंपोनेंट निकालो, उसका x कंपोनेंट। तो मतलब इस पोटेंशियल जो केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये वाहियात आसान है, ये तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, राइट। अदरवाइज क्वेश्चन को देख के ही जब आप रिवाइज करके जाओगे, देख के टिक कर लोगे। कैसे सर? केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो fx आ जाएगा, और fx क्या आएगा? माइनस du ओवर dx। तो fx आ जाएगा माइनस, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें x नहीं है, कांस्टेंट मान लो, इसमें भी x नहीं है, कांस्टेंट मान लो, तो केवल x का टर्म ये है, तो आएगा 4x, और पहला कोऑर्डिनेट कितना है 1 x का, तो यहाँ पुट कर दो -1, तो x एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है -4 न्यूटन लग रहा है गाइस, यानी इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन। तो जस्ट टेक मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। कमाल हो गया सर, ये तो यस कमाल हो गया बॉस। इसी टाइप के क्वेश्चन में कभी अगर फोर्स देके पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो du इक्वल टू माइनस एफ डी आर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देना एनर्जी, u1 से u2 कुछ दे रखी होगी, रेट इसकी डिस्टेंस r1 से r2 कुछ दे रखी होगी। मतलब कहने का एनर्जी दे रखी, फोर्स निकालना डिफरेंशिएशन, और फोर्स दे रखा है एनर्जी निकालनी, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे। यार इतनी मैथमेटिक्स तो हम जानते ही हैं, लेकिन मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराना, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करना है। समझ आ गया बॉस? यस। अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जितने भी क्वेश्चन है उनके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होने वाले हैं, तो सो डोंट वरी, बस चलते रहे इस मिशन में मेरे साथ। आपको एक बेस्ट जर्नी पे लेके जाऊंगा कॉन्सेप्ट की, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं मिस्टेक, कैसे फास्टली क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है। इट्स अ सीरीज जो आपके लिए सब कुछ बदलेगी, आपको मार्क्स भी अच्छे देगी, कॉन्फिडेंस भी देगी, और आपको ये भी बताएगी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अंडरस्टूड बच्चों? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलो देख लेते हैं भाई क्या है, पहले तो पढ़ना पड़ेगा। उसने बोला एक ब्लॉक है ऑफ मास 100 kg स्लाइड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है गाइस, दिस इज द ब्लॉक, और इस ब्लॉक का जो मास है वो 100 kg है, ठीक है सर। और ये यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है, मूव कर रहा होगा भाई, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है यहाँ से यहाँ तक, s दैट इज 10 मीटर। और चूंकि ये रफ सरफेस पे है, तो जब ये जा रहा होगा इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। उसने बोला भाई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4, ठीक है जनाब। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इज 0.4, देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो वो बोल रहा है कि जब फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है तो डब्बा आगे को जा रहा है, तो आगे जाने के लिए इसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको फ्रिक्शन का वर्क निकालना, तो उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल बनेगा कि नहीं? यस। तो हम जब भी वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लेना है फ्रिक्शन का, क्योंकि अगेंस्ट द फ्रिक्शन निकालना है, तो बस हो गया, ये याद रखना है। समझ गए? दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस। तो अगेंस्ट द, अगर बाय द फ्रिक्शन होता है सर वर्क डन, देखो फ्रिक्शन अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो बाय द फ्रिक्शन जो होता है वो नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा करेंगे वैसे ही, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, और ऑब्वियसली जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट होते हैं तो हमें पता है वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है बच्चों वो Fs cos थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, वर्क डन इधर को करना है, तो उसके अपोजिट है, तो इसका अपोजिट प्लस लेना है। अगेंस्ट द फ्रिक्शन पॉजिटिव में, बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, म्यू इंटू एन, हमें पता फ्रिक्शन ये होता है, इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
ये हो गया अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो यहाँ लिखेंगे म्यू दे रखा है। और एन, चूंकि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है तो इसका जो वेट है वो डायरेक्ट डाउन रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट अप जाएगा। इतना तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ एन की जगह लेंगे mg और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10। तो हो गया बॉस, मास दे रखा है 100 इंटू 10, ठीक है। एक 10 इस जीरो से कैंसिल, 4000, यानी ये बच गया 4000 न्यूटन। बच्चों दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। बाय द फ्रिक्शन ये माइनस में होता, बाय द फ्रिक्शन ये माइनस में होता है, ये अगेंस्ट द फ्रिक्शन है इसलिए प्लस है। ठीक है बॉस, यस सर। तो यार देखो आसान है, बस आपने यहाँ पे वर्क डन देख लिया, फ्रिक्शन वाला वर्क डन कैसे निकालते हैं वो देख लिया, कहाँ पे गलती हो सकती है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ आपके सामने है। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो अमेजिंग है मैन। वैसे तो मैं इसको कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा चुका, लेकिन बहुत बढ़िया से डिजाइन किया है और मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए बाय द वे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है बॉस। बस आप नोट्स बनाए, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उनको रिवाइज करें अगेन एंड अगेन, और घर पे मेरे को देखने के बाद, लेक्चर को अच्छे से पढ़ने के बाद दोबारा से प्रैक्टिस करें अपने आप, फिर देखो कैसे नहीं आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, पक्का। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 100% आप सीख जाओगे। डन। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो क्या है, चलो जल्दी से देखते हैं। उसने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ तेरी सर, वर्क पावर एनर्जी में डी ब्रोगली कहाँ से आ गया? मैंने बताया था ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम से एसोसिएट करती है, मोमेंटम के साथ रिलेट करती है, और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी तो भाई आएगी, तो आएगी, है कि नहीं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन। उसने क्वेश्चन में दिया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगी जो फोटोन की होगी। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता था। याद करो गाइस, हम लिखते हैं H/P, और देखो वैसे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ H/P होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। और इक्वल टू, यहां पे चलो मैं अलग अलग करता हूं, ये कंडीशन दे रखी है तो ये एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब ये दिया है कि भाई ऐसे है, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर वो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी की 25% है, और लाइट की वेलोसिटी को हम c कहते हैं, ठीक है। तो 25% का मतलब 1/4, ठीक है। तो ये VE दे रखा है, अगर कहीं जरूरत होगी तो हम इसका यूज करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहा होगा वो लाइट ऑफ स्पीड से 1/4 है। Understood, yes. Then the kinetic ratio of kinetic energy of electron and kinetic energy of photon. तो बताओ kinetic energy of electron, kinetic energy of photon का रेशियो क्या होगा? एनर्जी का रेशियो बताना है भाई लोग, तो यहां तक आपको जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे गाइज, हमें पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hc/लैम्डा होती है, तो लैम्डा p लिख दिया मैंने फोटोन के लिए, ये एनर्जी है उसकी, ठीक है ना, जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ लैम्डा p निकालूं तो मेरे पास hc/e आएगा, और e की जगह मैं लिख सकता हूँ hc/ यानी एनर्जी ऑफ, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, बस ये लिख दिया मैंने। ये आ गया वेवलेंथ ऑफ फोटोन, बस इतना लिख दिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है तो उसी के टर्म्स में निकालेंगे हम। सर वेवलेंथ क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि वेवलेंथ को दिया है उसने कि इक्वल है। अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे आ जाओ, तो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H/P, बिल्कुल होती है सर। और ये P लेंगे हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो H/ यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए बच्चों, हमें चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? इलेक्ट्रॉन की किसी भी पार्टिकल की एनर्जी होती है 12 mv², तो इसको हमें ये बनाना है, और इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो mv, यानी अगर मैं v में एक और v मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी एक v मल्टीप्लाई करेगा, हमें mv² बनाना है, और एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, एक से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बना सके। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से आएगा HVE ओवर, देखो ये 12 mv² बन गया, 12 mve², और इंटू 2, तो इसकी जगह HVE ओवर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2, बस ये बन गई लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना अमेजिंग क्वेश्चन, कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए ब्यूटी है इस क्वेश्चन में, बेहतरीन प्रॉब्लम यू कैन से, राइट। अब जैसे उसने बोला वैसे करते हैं कि दोनों की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल है, इक्वल करो, देखो इक्वल करो, तो हम लिखेंगे लैम्डा ई की जगह HVE ओवर 2 टाइम्स ऑफ KE, और इक्वल टू फोटोन की कितनी आई थी HC/KP, ठीक है जनाब। अब ये VE हमें पहले दे रखा है, VE C/4 होती है, ये दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे C/4, 4 × 2 दैट इज 8 KE हो जाएगा, और ये HC/ है यहाँ पे KP, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है गाइस। अब आपको KE/KP चाहिए ना,
के ई बाई के पी, तो यार है 1/8। नाउ यू कैन सी गाइस दिस इज 1/8। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रेशियो, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का जो रेशियो है 1/8 आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखो मेन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है सर कर लिया, लेकिन मेन है डी ब्रोगली वेवलेंथ को एसोसिएट कर रहा है। तो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है कॉन्सेप्ट h/p मोमेंटम। ये मोमेंटम है, पार्टिकल वेव दोनों के लिए वैलिड होता है, आपको पता है डुअल नेचर के अकॉर्डिंग। और मोमेंटम को अगर हमें लिखना है पार्टिकल के लिए तो हम लिखते हैं क्या, या तो हम मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, या अभी बताया था मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। और फर्दर काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इनटू, अगर पोटेंशियल गिवन हो, उस पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए पोटेंशियल अप्लाई करके, तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को h/√2mqv भी लिख सकते हो। सब कुछ रिवीजन होगा, डोंट वरी, है ना। वी इज द पोटेंशियल अप्लाइड। तो ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर फर्दर क्वेश्चन आगे आएंगे तो यार आपको पता रखना है। तो आप बोलोगे यार सर ये कहां से आया, ये हमें पता है भाई, एनर्जी जो होती है Hc, ये अच्छा ये मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो देखो E इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली mc² होता है भाई, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने। और लैम्डा तो हमें पता ही था भाई, लैम्डा क्या था, लैम्डा था h/p, और p में लिखेंगे mc फोटोन के लिए, है ना। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है ना, बस यही से ये रिलेशन आप बना सकते हो। और ये रिलेशन वैसे भी हमें पता ही होता है कि ये फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। अंडरस्टूड गाइज? यस सर, डेफिनेटली वी अंडरस्टूड। और हम इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात है नहीं बॉस, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट भी क्लियर, न्यूमेरिकल भी क्लियर, कहाँ फंस सकते हो, कैसे घुमाना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देख लेते हैं, क्या है उसकी कहानी और मेरी जुबानी, और कैसे सॉल्व करेंगे मिलके, और कैसे सीखोगे आप कॉन्सेप्ट, राइट। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम नहीं है। एक बार आपको डायग्राम बना लिया तो फिर बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी बताऊंगा, उसका यूज कर लेना। उसने बोला ए बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक पेंडुलम है लेकिन वो इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इनिशियली, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे घूम सकता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, उसकी लेंथ लेट्स सी l है, और ये इस बॉब का मास m होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक पेंडुलम, और उसको रिलीज किया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर। इसकी लेंथ दे रखी है बच्चों 10 मीटर। ओके सर। इफ इट डिसिपेट 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। जब ये ऊपर से आएगा इस पोजीशन में, यहां से जब ये ऐसे आ रहा होगा बच्चों, तो इस पोजीशन में जाएगा अपनी, ये रुकेगा जाके, ठीक है, इस पोजीशन में। यहां से आएगा, जैसे रिलीज करोगे तुरंत नीचे आएगा, तो यहां से यहां तक आने में जो कुछ एनर्जी वो लॉस करता है, 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी जो भी होगी, इसकी इनिशियल एनर्जी जो भी होगी उसका 10% वो लॉस कर देता है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी बनेगी उसकी, जैसे इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे जो भी फाइनल एनर्जी होगी उसके पास, वो इनिशियल में से इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगी। क्यों? क्योंकि इतना लॉस हो गया है, तो ये बचेगी इनिशियल माइनस जो 10% इनिशियल का लॉस हुआ है, ये फाइनल एनर्जी जो भी होगी वो बच जाएगी उसके पास। अंडरस्टूड? यस सर। अब द स्पीड विद विच द बॉब अराइव एट द लोवेस्ट पॉइंट। जब यहां से आप इसको छोड़ोगे तो किस पॉइंट के पास वो यहां आएगा, तो यहां उसकी स्पीड कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। तो बस यही खेल है इसका, जी की वैल्यू 10 लेनी नहीं है। तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, देखो आप ध्यान से समझो इसको, जब बॉब अपनी यहाँ लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की कितनी ऊपर है, तो ये जितनी इसकी लेंथ होगी यहाँ तक पहुंचेगा। लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉब हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में था, तो इसके ये रुका हुआ था, तो चल तो नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास, इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे तुरंत नीचे आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, क्योंकि ये टोटली इस तरीके से अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है। डन? यस। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी, फाइनल पॉइंट पे एनर्जी। इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? दो एनर्जी होती है मैकेनिकल, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, और एक फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई सिस्टम ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन यूज विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। तो देखो इनिशियली जब वो यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल है, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, पोटेंशियल है, क्योंकि यहां से कितनी हाइट पे है बस ये देख लो, पोटेंशियल होती है mgh। तो लेट्स से उसकी हाइट है उसकी लेंथ के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू। अब जब वो यहाँ पे आ जाएगा अपनी मिनिमम सिचुएशन पे, यहाँ पे, यानी यहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मूव करके आ रहा है, लेकिन सारी हाइट उसकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो ये तो होगी उसके पास हाफ mv², लेकिन जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो फिनिश हो चुकी होगी, दैट इज 0। तो आपने कुछ नहीं करना था, इनिशियल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हाइट से वो तुरंत डाउन आएगा उसके पास वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना करना था। बस एक चीज याद रखने का कि ये जो इनिशियल एनर्जी थी इसके पास,
उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी लॉस कर दिया उसने 10% एनर्जी। तो जब आप इसको लिखोगे ना गाइज, इस वाली वैल्यू को, जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये जो फाइनल पॉइंट है, तो वो लॉस करके ही इसमें कन्वर्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, चलो मैं इसको लिख लेता हूं पहले, दिस यू आई डैश लिख लेता हूं मैं, चलेगा। अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, हाफ mv², जो यहाँ पे एनर्जी उसके पास बची है वो किसकी वजह से आई है, जो यहाँ पे थी उसमें से 10% कम कर दो, यानी mgl माइनस 10%, यानी 10/100 इंटू mgl, जो मैंने यहाँ बताया आपको, कहा गया ये रहा, 10% कम कर दो बस। तो ये हो गया हाफ, और देखो यहाँ से mm तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बचेगा v²/2 और यहाँ बचेगा gl माइनस ये बचेगा gl/10, तो बचेगा 9gl/10, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं g10 कैंसिल, तो v² इधर आएगा 2gl, ये 9 है एक्चुअली, तो 18 हो जाएगा 18l, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। तो v आएगा बच्चों यहाँ √180, तो √180 का मतलब 6√5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल, राइट। तो बस आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर लेना है और जो बोला है उसको यूज करना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कम हुई है। अगर सर ये 10% ऑफ एनर्जी लॉस ना होती तो हम सिंपल लिखते कि यहाँ पे एनर्जी है उसके पास mgl, और जब नीचे जाएगा सारी कन्वर्ट हो जाएगी हाफ mv² में, फिर सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर ऐसा होता तो आंसर कितना होता सर, वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी इतनी आ रही है, देखो मास से मास कैंसिल, g10 लेंथ 10 1/2 इंटू v², ये हो गया 100 यानी 200, तो v², v आएगा √200 यानी 10√2 होती मीटर पर सेकेंड, यानी ये ज्यादा होती है, कम हो गई ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एनर्जी कम, तो वेलोसिटी भी उसको कम मिली, अदरवाइज ये होता है आंसर विदाउट अगर लॉस होता, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है, बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनसे सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे यार, उससे रिलेटेड। इस चैप्टर में जितने बेस्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, बेस्ट न्यूमेरिकल हो सकते हैं और बेस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे रिपीटेबल क्वेश्चंस आते हैं, यह सब रिवाइज होंगे इस सीरीज के थ्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस सर समझ गए। A body of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A. That it just complete half circle reaching the topmost position. The ratio of kinetic energy. ये तो vertical circular motion का केस है और आप सब जानते हो। इसमें वो बोल रहे हैं कि भाई एक बॉब है ऑफ मास m, ये इसका सेंटर रहेगा और यहाँ उसका मास m है और यहाँ ये लोवेस्ट पोजीशन है उसकी, जिसको उसने A नाम दिया है। फिर वो अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है ऐसे घूम के यहाँ तक, ठीक है, और इसको नाम दिया उसने बी, ठीक है। लोवेस्ट पोजीशन पे जब उस पे जो लोवेस्ट पोजीशन होते हैं ना, आप सबने पढ़ा होगा, लोवेस्ट पोजीशन पे अगर वो अपना कंप्लीट हाफ सर्कल कर ले और टॉप तक पहुंच जाए, तो यहाँ लोवेस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए ना उसके पास मिनिमम, वो 5g, और ये जो स्ट्रिंग है ये इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ उसके इक्वल होगी, याद रखना है आपने, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोवेस्ट पोजीशन पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इतनी टू कंप्लीट दिस लूप, अंडरस्टूड, यस। जब वो टॉप पोजीशन पे पहुंचता है बच्चों, टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी होती है √gl, ये मिनिमम होती है, ठीक है। मैक्स वेलोसिटी यही होती है उसके पास, ठीक है ना। सो ये याद रख लेना आपने, ठीक है। ओके, यही पूछ रहा है, बस वो पूछ रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ए मान लो और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बी, उनका रेशियो निकाल दो। देखो अगर आपको रिजल्ट याद है ना, बस हो गया काम, और रिजल्ट याद रखने। लेकिन सर अगर वो यहाँ पे पूछता तो यहाँ √3gl होती है, चलो ये भी बता दो क्योंकि कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे हैं और यही याद रखना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे लोवेस्ट पॉइंट पे जो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए वो 105gl होनी चाहिए, बात खत्म। हाफ mv² एट लोवेस्ट पॉइंट, हाफ mv² एट टॉप मोस्ट पॉइंट, राइट। तो बस ये तो कैंसिल हो गया और va/vb का होल स्क्वायर बचा, और ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है बॉस। तो हम va/vb यानी √5gl ओवर √5gl, दिस इज 5gl ओनली, कैंसिल करोगे gl कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, 5:1। उत्तरी सर ये तो कमाल हो गया, मतलब इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए समय ले रहा हूँ, वरना फटाफट कर सकते हो आप पढ़ के। अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में है, कुछ फॉर्मूलाज याद है, बात खत्म हो जाती है गाइस। बहुत बेसिक, बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, समझ में आ रहा है? यस, बढ़िया से रिवाइज करके जाइए, टेंशन और डरने वाली कोई बात नहीं है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, ठीक है। चलो बच्चों
अब लास्ट के 3 क्वेश्चन है, तीनों बेस्ट हैं, डोंट वरी, तीनों बेस्ट है, तीनों से आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलने सीखने को। अब पावर का कोई इसमें कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है, अगर आई थिंक बाकी सारे एनर्जी में, हाँ जो वर्क डन वाला होता है, जो वेरिएबल फोर्स होता है, तो इंटीग्रेशन वगैरह नॉर्मल है, तो हमें पता ही होता है, हम कर लेंगे। बट चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगेन एंड अगेन। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले जो डायग्राम है वो बना लिया जाए, ठीक है। सो डायग्राम कुछ ऐसे है बॉस, और डरने का नहीं डायग्राम देख के। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग डायग्राम देख के ही डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो हो गई नहीं हमारे से, इसकी शक्ल देख के। उसने बोला एक पार्टिकल है ए पोजीशन पे, ठीक है सर। ए पार्टिकल इज प्लेस एट द पॉइंट ए ऑफ द फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABC ट्रैक है, यहाँ पे पॉइंट ए लिया है ये, और यहाँ कहीं ट्रैक बी है, और इधर पॉइंट है सी, ठीक है, ABC ट्रैक है पूरा, ठीक है जनाब। ओके, इट इज जेंटली पुश टुवर्ड्स द राइट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट पॉइंट बी। देखो भाई, जब मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कभी भी जीवन में, नीचे से ऊपर कोई चीज जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कीप इन माइंड व्हेनेवर द बॉडी ट्राई टू मूव अप और डाउन, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। तो ए पॉइंट से स्लाइटली पुश करते ही जैसे यहाँ से चलेगा, और चलने के बाद ये जो बॉल है यहाँ से चलेगी जब, तो ये यहाँ पहुंचेगी, फिर ये बोल रहा है जब वो बी पे पहुंचेगी ना, तब बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी बी पे, बस बी तक। तो हमें बी पोजीशन और ए पोजीशन पे फोकस करना है। हमें गिवन क्या है गाइस, ग्राउंड से ए की पूरी हाइट है 1 मीटर, ये दे रखी है, और ग्राउंड से बी पॉइंट की जो हाइट है वो 0.5 मीटर है, ये दे रखी है। तो हमें ये भी तो पता चल गया कि ए से बी की कितनी हाइट है, 1 माइनस 0.5, तो 0.5 ही होगा ना भाई। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है सर। तो बच्चों हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे वो करेंगे ए और बी के पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे कंजर्वेशन यूज करने वाले हैं। अच्छा सर, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है हमें निकालना क्या है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वेलोसिटी, किसके वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कहाँ पे जब वो बी पे पहुंचेगा। देखो बच्चों, जब ए से स्टार्ट करेगा ना, तो ए इस बी पॉइंट से लेना है, क्योंकि बी पे पहुंच रहा है, तो बी इज द रेफरेंस। तो हम ए ई ए इज इक्वल टू ई बी करेंगे, यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ई एट ए ई, देखो पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बी से कितनी हाइट पे है, तो पोटेंशियल तो होगी, लेकिन यहाँ से जस्ट चलेगा, चला नहीं है अभी, तो वो काइनेटिक इनिशियली 0 मानेंगे। तो हम लेंगे ए पे काइनेटिक, पोटेंशियल ए पे, और बी पे काइनेटिक और पोटेंशियल बी पे। अंडरस्टूड गाइज? यस, ये तो रहेगा 0 ए पे, बस ये है mgh। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, 0.5, तो दिस इज 0.5। और KB को क्या लिखोगे, हाफ mvb स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी बी पॉइंट पे। तो यार बी पॉइंट पे तो ऑलरेडी पूछ ही रहा है ना, यही रेफरेंस भी है आपका, तो ये तो 0 हो जाएगी, बी पे तो पहुंच ही चुका है ना भाई, राइट? यस सर। और देखो यहाँ से मास आप उड़ा देना, तो ये बचेगा g, यानी 10, 0.5, ये है हाफ VB का स्क्वायर, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 2 कर दो, और VB का स्क्वायर, तो बच्चों VB आपका आ गया √10 मीटर पर सेकेंड। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, ये तो अच्छी बात हुई कि एक क्वेश्चन और मिल गया हमारे को। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, वेलोसिटी आ गई, ठीक है सर, बढ़िया है, तो मजा आ गया। ये 30 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था, और जो इससे पहले वाला जो एनर्जी कंजर्वेशन था पेंडुलम वाला, वो 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो आप, वही रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कोई भी सेट आएगा पूरा रिवाइज करके जाना, मस्त तरीके से फोड़ के आना फिर क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील गाइज। तो यहीं से रेफरेंस लेना है, इससे ऊपर जो हाइट है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा, वहाँ से रेस्ट पे है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल चुकी होगी बी पॉइंट पर। बाय द वे, ग्राउंड से लोगे तो उसके पास एनर्जी है, लेकिन हमने बी पे रोकना है, बी से ही देखना है। चलो सर, समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सर हम तो वही ग्राउंड से लेंगे भाई, ग्राउंड से कैसे लोगे आप, है ना, ग्राउंड से। अगर सर हम अगर ग्राउंड से देखें भाई, ग्राउंड से तो ग्राउंड से भी ले सकते हो यार, कोई बड़ी बात है नहीं। बेसिकली देखो, अगर कोई बच्चा ग्राउंड से देख रहा है, तो ग्राउंड से देखेगा तो इस ए पॉइंट की पूरी हाइट 1 मीटर लेनी पड़ेगी, करना यही है, वही सब कुछ। बस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू 1 ग्राउंड से, और काइनेटिक तो 0 रहेगी ए के लिए, इज इक्वल टू बी की ग्राउंड से कितनी हाइट है, ये रही, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0.5 प्लस हाफ mvb स्क्वायर, तब ये होगा, है ना। क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही नहीं आएगा यार, बस रेफरेंस देखो कहाँ से लिया आपने, बस सिंपल, वहां से सोल्व कर लो, चेक कर लो, आगे बढ़ो, ठीक है गाइज। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में आगे बढ़ते हुए। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, देखते हैं उसमें क्या कंसेप्ट है, ठीक है। उसने बोला एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1, जो आर्टिलरी पीस है, ठीक है, आर्टिलरी पीस है, उसका मास m1 है, और जो सेल है जो ये फायर कर रहा है उसका मास m2 है, ठीक है सर।
है ना, आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स ए सेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी एंड दैट ऑफ सेल। देखो फायरिंग का जब केस होता है, फायरिंग वाला याद आया, फायरिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है भाई। कोई भी जब आप फायरिंग की बात करते हैं ना भाई लोग, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है। अगर ये एक फायर किया आपने, इससे बुलेट निकली, बुलेट जैसे ही बाहर निकलेगी तो इस पे पीछे को फोर्स नहीं लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन, कंजर्वेशन रहता है मोमेंटम का। तो इस केस में ना हमेशा याद रखिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और वो हमारे से पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी एंड सेल, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है इसकी और इसकी, लेट्स सी इसकी है K1, इसकी है K2। तो भाई देखो मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो याद करो अभी पढ़ा था हमने p²/2m, ये कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है ये सॉल्व करने का ऐसे। वैसे तो आप कंजर्वेशन मोमेंटम्स का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन K1/K2 डायरेक्ट लिख दो ना, जो m2 मास होगा ऊपर जाएगा, m1 नीचे रहेगा। और m2 मास किसका माना है आपने, ऑब्वियसली सेल का, तो हम लिखेंगे m2/m1। तो इसका जो रेशियो आएगा, दिस इज द रेशियो, खत्म। अंडरस्टूड, यस। तो फायरिंग हो रही है यहाँ पे, और फायरिंग में जो आपका जो भी डिवाइस यूज किया होगा, ऑब्वियसली दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन को ही फॉलो करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपको पता है बॉस, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और उस लास्ट क्वेश्चन के थ्रू लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं बच्चों आपको, जो चीज यहाँ पे अभी तक मैंने यूज नहीं किया, जैसे फोर्स अगर वेरिएबल हो, वेरिएबल गिवन हो, तो आपको वर्क डन चाहिए। तो भाई हमें पता है वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, अगर x पे डिपेंड कर रहा हो फोर्स, x के टर्म्स में जैसे दे दिया 10x + 2 या कुछ भी दे दिया, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो x1 से x2 fx dx इंटीग्रेट कर लेना। बहुत सारे वेरिएबल होंगे, मतलब तीनों के तीनों x भी है, y भी z है, तो तीनों को इंटीग्रेट करके नेट निकाल लेना। और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, हालांकि इस सेट में नहीं है बट आता जरूर है, आप याद रखें, ठीक है। वर्क डन नहीं दे रखा तो इस कुछ ना कुछ दे रखा होगा, यहाँ से निकाल सकते हो कैसे भी, तो ये होता है। यानी आप वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो हाफ mv फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। मेरे को लगा मेरे को रिवाइज कराना चाहिए इसको, तो मैंने बता दिया, इसलिए आपको याद रखने का, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं उसको कॉन्सेप्ट क्या अमेजिंगली, और उसके थ्रू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या सीख के जाएंगे इस लेक्चर से। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, राइट, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखो यार, इसके थ्रू हम सारे कंसेप्ट लेके जाएंगे, प्रैक्टिस भी करके जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बोलो हाँ, यस सर, यस, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बताएगा सर, देखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है बच्चों 2 kg, और टाइम डिपेंडेंट फोर्स इस पे लग रहा है, कितना है सर, 6ti कैप प्लस 6t² कैप, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t, तो मतलब पावर जो होगी, जो फोर्स जनरेट करेगा, वो कितनी होगी एज ए फंक्शन ऑफ t, यानी t के टर्म्स में ही आंसर दे रखे पावर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस फोर्स गिवन और पावर पूछे, तो मैकेनिकल पावर आप सबको पता है, फोर्स इक्वल टू, जो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, याद करो। और अगर ये फोर्स दे रखा है आपको वेक्टर में, तो पावर स्केलर प्रोडक्ट, तो दैट इज F.V। यस, तो पावर निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि फोर्स तो दे रखा है, और उसका रास्ता वेलोसिटी का पास होता है फोर्स से, और फोर्स को आप लिख सकते हैं ma। ओ यस, और ma जो रहेगा बच्चों, आप सबको पता है, ये रहेगा 6 बाहर ले लो यहाँ से, ti कैप प्लस t² कैप, और ये मास आपको दे रखा है 2 × a = 6 एंड दैट इज ti कैप प्लस t² कैप। इससे कैंसिल करोगे 3, तो एक्सेलरेशन बचेगा, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dv/dt। यस, 3 यहाँ बचे, 3 बचेगा, ti कैप प्लस t² कैप, एंड दैट इज द सिचुएशन। अंडरस्टूड, यस। अब dt इधर लेके दो, क्योंकि मेरे को dv चाहिए, तो dv = आएगा 3 कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे, तो ti कैप t² कैप, और यहाँ लिखेंगे dt, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंटीग्रेट करेंगे ना भाई, इसको इंटीग्रेट करो, सो ये v होगा, 3 बाहर रखो, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये जाएगा t²/2 i कैप, एंड दैट इज t3/3 j कैप। सिंपल, दिस इज द वेलोसिटी गाइस, एंड दिस वेलोसिटी इज इन द फंक्शन ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी पता है, वेक्टर है i कैप j कैप, और आपका फोर्स भी पता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। यार कैसे सर, देखो ना भाई, अब तो कर लो यार, इतना तो बनता है, ठीक है। तो एक चीज बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, जब भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो पावर को डिफाइन करते हैं हम वर्क
का रेट होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क जो होता है बच्चों, जब उसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसको फोर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के टर्म्स में, तो F इंटू वी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। और वर्क अगर किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स सी पोटेंशियल एनर्जी में, तो आप पावर को लिख सकते हो mgh/t। लेट्स सी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में चेंज हो रहा है, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे, तब इसको लिखोगे आप डेल्टा k/t भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा क्या दे रखा है, आप समझ रहे हो। और ये डेल्टा k है ना, आपको पता ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो डिपेंड करेगा, इस पर भी काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये बेसिक चीज है इसकी जो आपको समझ आनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम है आपको पावर के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराना, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराना, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी बताना, ठीक है जनाब। यस सर। अब आ जाओ वापस, जब हम यहाँ से पावर निकालेंगे तो फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है सर, फोर्स इज, वेयर इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, और 6 को बाहर रखो पहले, तो 6 यहाँ पे टी आई कैफ प्लस टी स्क्वायर जे कैफ, बच्चों डॉट मल्टीप्लाई कर दो, 3 है यहाँ 3 बाहर है, जब यहाँ 3 बाहर रखोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, दैट इज टी स्क्वायर बाई 2 आई कैफ एंड प्लस टी क्यूब बाई 3 जे कैफ, ठीक है। तो 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 18, और i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, j वाला j के साथ, ये तो आप सबको पता है। तो t इंटू टी यानी टी क्यूब और बाई 2 भी है, ठीक है, प्लस i डॉट i तो 1 हो जाएगा ना, j वाला j के साथ हो जाएगा, तो t5 और बाई कितना है 3, बस सिंपल। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है, लेकिन अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे यार। तो देखो यहाँ पे 18 है, और जब इसका एलसीएम आप लोगे बच्चों, ये 3 है, ये 2 है, तो 6 आएगा ना बॉस, तो ये आएगा 3t क्यूब, हाँ, प्लस यहाँ पे कितना जाएगा सर, 2t5 ऑब्वियसली, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा। और अगर ये 3 बाहर नहीं है ऑप्शन में, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9t क्यूब प्लस इसका इसमें करेंगे 65, ये आप कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर पावर, अंडरस्टूड, यस यस, इतनी वॉट आपकी पावर बनने वाली है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई इस तरीके से डील करने होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सारे कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए थे वो हमने कहीं ना कहीं देख लिए, रिवाइज कर लिए, उन पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए और यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। और आप सीखोगे 100%। मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, बेस्ट न्यूमेरिकल दूंगा, जैसे आप बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन करके अपना हाई स्कोर करेंगे इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और जब आप एग्जाम देंगे तो आप हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने कॉन्सेप्ट, कितने न्यूमेरिकल किस तरीके से आपने सॉल्व कर, कितने कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट सेम टाइप से न्यूमेरिकल आए, वो डिस्कशन एग्जैक्ट हर सेट का मैं करूंगा जब भी मेंस के पेपर होंगे। नीट वाले बच्चे आपके लिए सोने पे सुहागा चल रहा है, ठीक है। आप इसका फायदा उठाएं, सीरीज का भी, जो तुम्हारी सीरीज चलेगी फिर नेक्स्ट आफ्टर दिस नीट की, वो भी। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं आप सॉल्व कर सकते हो उसकी हेल्प से। अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप कॉन्फिडेंस लेके जाओगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और अच्छे से शिद्दत के साथ पूरी सीरीज को फॉलो करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे भी जितने भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लोर करेंगे, सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। कोई भी दिक्कत होगी विदाउट हेजिटेशन बता देना। तब तक के लिए खुश रहो, मेहनत करते रहो और सीखते रहो। ऑल द बेस्ट।